तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हान ली यान फैमिली के एक सीक्रेट माइन में टियानमिंग और जुआन के साथ मिशन पर गया और उसी वक्त वांग चान इस माइन पर अटैक कर देता है। उसे शक था कि यहाँ उसकी मुलाकात उसके जानी दुश्मन ली फेयू यानी कि हान ली से जरूर होगी, तो उसने डिमोनिक सनफायर का यूज करते हुए माइन के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर हान ली का उसे वहाँ पर कोई ट्रेस नहीं मिलता, क्योंकि हान ली तो टियानमिंग और जुआन के साथ माइन के अंडरग्राउंड टनल में पहुंच चुका था, जहाँ पर एक स्पाइडर इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। ये लोग उस स्पाइडर के साथ निपटते हुए हान ली पर भी जानलेवा हमले करने लगे, लेकिन आखिर में वो दोनों भी उस मकड़ी के हाथों मारे गए। इस ट्रिप पर हान ली का काफी ज्यादा फायदा हुआ था, मगर उसने अपने माइन विजिट के सारे सुराग मिटा दिए ताकि किसी को पता ना चले कि हान ली यहाँ हुए कांड में शामिल था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक डीमन सेक के कल्टीवेटर को, जिसे हान ली के पपेट्स खदेड़ते हुए क्लिप के पास लेकर आ गए। तो अब वो बंदा भी अपनी सोड निकाल कर उनके साथ फाइट करना शुरू कर देता है, मगर अकेला इनके सामने फीका पड़ गया। उसे अब हान ली के पपेट्स ने मार मार के उसकी बुरी हालत कर दी थी। तो बंदा जल्दी से अपना एक आर्टिफैक्ट बाहर निकाल लेता है और उसी वक्त उस बंदे का पाँव एक ट्रैप पर पड़ गया और फिर हान ली सीटी बजाते हुए पेड़ से नीचे कूद जाता है। उसके नीचे आते ही वो बंदा भी उस पेड़ से उल्टा टंग गया। हान ली ने तो सबसे पहला उस बंदे का पाउच उठा लिया, जो देखकर वो बंदा कह रहा था कि तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, जल्दी से मुझे रिहा कर वरना तेरा अंजाम बुरा होगा। मगर हान ली तुरंत ही अपने टैलिस्मान से उसका मुंह बंद कर देता है, क्योंकि हान ली को ये धमकियाँ देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब हान ली वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि मेरे हाथ अभी भी कोई पावरफुल बंदा लगा ही नहीं, पता नहीं इस डीमन सेक्ट में इतने गरीब कल्टीवेटर कहाँ से आ गए। जिसके बाद हान ली के पपेट उस बंदे का काम तमाम कर देते हैं और अब हमें सीधे 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हान ली गोल्डन ड्रम प्लेन जो कि ग्रेड 7 की फ्रंट लाइन है वहाँ पहुँच गया। ये वही 7 ग्रेड के इलाके की बॉर्डर है जहाँ से जंग की शुरुआत होगी। हान ली खुद से कहता है कि यहाँ पर मैंने मेरे पास कितने सारे मैजिक टूल या फिर ट्रेजर है, इसका शो ऑफ नहीं करना चाहिए, वरना जेलस होकर काफी सारे लोग मेरे दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए वो एक ग्रीन लीफ को बाहर निकाल कर उस पर सवार हो गया। तब तक वहाँ पर कुछ और कल्टीवेटर्स भी आ गए थे, जिनमें है मिस चेन और उसके 2 सीनियर्स। तभी वांग नाम का बंदा हान ली को देखकर कहने लगा कि पता नहीं इतना गरीब डिसाइपल हमारे मेपल वैली में क्या कर रहा है। जिस पर जू कहता है ऐसे तो मैं 10 को भी आसानी से हरा सकता हूँ, लेकिन मिस चेन ने उनकी तरफ देखते ही वो लोग अपनी बकवास बंद कर लेते हैं। इधर हान ली सोच रहा था चलो ये सही हुआ कि मिस चेन को माइन में जो कुछ भी हुआ उसमें से कुछ भी याद नहीं। जिसके बाद वो एक कैंप में पहुंच जाता है। वहाँ पर 7 सेक्ट्स के कई सारे पावरफुल डिसाइपल मौजूद थे। तब तक मिस चेन भी अपने साथियों के साथ उसी कैंप में पहुंच गई। वो तीनों वहाँ के मास्टर चेन को ग्रीट करते हुए अपनी रिस्पेक्ट देते हैं। मिस चेन का साथी एल्डर चेन को बता रहा था कि हमने टीम वर्क करके एक बहुत ही पावरफुल डिमोनिक कल्टीवेटर को खत्म किया। देखिए ये है उस बंदे का मास्क। जिसके बाद वो मास्टर चेन को अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने लगे, मगर मास्टर उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए हान ली से बात करने लगे। वो कहते बच्चे 3 दिनों पहले ही हमारी मुलाकात हुई थी और देखो तुम इतनी जल्दी वापस भी आ गए, बताओ इस बार तुमने क्या कारनामा किया। तो हान ली उन्हें डिमोनिक कल्टीवेटर्स के कई सारे मुखौटे शो करने लगा। उसने इतने सारे कल्टीवेटर्स को अकेले ही 3 दिनों में खत्म कर दिया था, जो देखकर एल्डर तो काफी ज्यादा खुश हो गए। वो हान ली से कहते हैं कि तुमने जिन्हें खत्म किया है वो डिमोनिक फ्लेम सेक के पावरफुल लोग थे, तो ये लो तुम्हारा इनाम। वेल ये है जेड टोकन। साथ ही साथ एल्डर उसे वेयर हाउस में जाकर स्पिरिचुअल स्टोन और एलिक्सर के लिए अप्लाई करने के लिए भी बता देते हैं। मिस चेन भी हान ली की काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन बहुत हद तक इम्प्रूव हो चुकी है। मगर हान ली इसका सारा क्रेडिट अपनी अच्छी किस्मत को देकर वहाँ से रवाना हो गया। हान ली कभी भी किसी को अपनी पावर्स जानबूझकर शो नहीं करता, क्योंकि पावर शो करने का मतलब है दुश्मन पालना। वहीं पर मिस चेन के साथ जो बंदे थे उन्हें हान ली से थोड़ी सी दिक्कत होने लगी। जू बता रहा था कि ये बंदा तो मास्टर ली हुआ का डायरेक्ट डिसाइपल है, जिस पर वांग जवाब देते हुए कहने लगा कि इस एल्डर ली हुआ को तो जरा भी दिमाग नहीं, ऐसे लोअर क्लास के बंदे को भला कौन ही अपना डिसाइपल बनाता है। इस बंदे के पास तो ना ही वेल्थ है और ना ही अच्छा स्टेटस। मगर मिस चेन ने सुनकर उन पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि एल्डर ली हुआ कोर फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर है, तो आप उनकी पसंद पर सवाल नहीं उठा सकते। जिस पर वो कहते ना हमें एल्डर से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस उनका ये डिसाइपल कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड वाला है, 2-4 कल्टीवेटर्स को मारते ही हमारे सामने शो ऑफ कर रहा था। और अब तो उनकी बातों से एल्डर चेन भी गुस्सा हो गए। वो कहते हैं कि तुम्हारा रिवॉर्ड लेकर जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। तो उनका रवैया देख वो लोग कह रहे थे कि आप तो इस बंदे को कुछ ज्यादा ही लाइक करते हो, कहीं वो आपका रिश्तेदार तो नहीं। जिस पर मास्टर चेन कहते कि हाँ
हानली ने 17वीं बार हंट किया है और तुम लोग बस एक बंदे को मार के यहाँ पर मुंह चला रहे हो। साथ ही साथ वो मिस चेन को बताते हैं कि हानली काफी ज्यादा टैलेंटेड है, आप उसे अपनी टीम में रिक्रूट कर लीजिए। वैसे भी वो इन रईस जादों से काफी ज्यादा ताकतवर है, ये तो बस अपने फैमिली के नाम पर उछलते रहते हैं। और मिस चेन को भी एल्डर की बात बिल्कुल सही लगी। इधर हानली अपने टेंट में जाने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि उसकी सिल्वर थ्रेड डिस्टर्ब हो चुकी है, तो समझ गया कि यहाँ जरूर कोई मौजूद है, इसलिए वो भी अलर्ट होकर रूम में दाखिल हो गया। और उतने में एक बंदा अपनी हेवी सोर्ड से उस पर अटैक करने कूद जाता है। उसने हानली पर बड़ी ही तेजी से अटैक किए थे, जिसे हानली अपनी सोर्ड से रोकते हुए एक ही सेकंड में उस बंदे को नीचे पटक कर उस पर अपनी तलवार लगा देता है। जो देख वो बंदा हंसते हुए कहने लगा कि हाँ भाई ठीक है, चल अब जल्दी से अपनी तलवार हटा। वेल ये है सॉन्गमिंग और ये हानली का दोस्त बन गया था। हानली कहते हैं सीनियर, अगर नेक्स्ट टाइम आपने ऐसे ही मुझ पर अटैक किया तो गलती से मैं आपके लंबे घने बाल उड़ा दूंगा। तो सॉन्गमिंग भी मजाक करते हुए कहने लगा कि भाई ऐसा मत करना, वरना लड़कियां मुझे घास डालना बंद कर देगी। चल अब एक बार फिर से फाइट करते हैं। मगर हानली कह रहा था कि फिलहाल वो काफी ज्यादा थक गया है, तो उसे थोड़ा सा रिलैक्स करना होगा, इसलिए सॉन्गमिंग भी उसकी बात मान जाता है। वो कह रहा था खैर मैं तुम्हारे पास मास्टर ली हुआ का मैसेज लेकर आया था, उन्होंने तुम्हें मिलने बुलाया है। हानली तो ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि उसके मास्टर सिख छोड़कर इस जंग की बॉर्डर पर क्यों आए होंगे। सॉन्गमिंग कह रहा था कि सिर्फ मास्टर ही नहीं बल्कि सीनियर लियू, जूनियर वू और जोंग भी फ्रंट लाइन पर आ चुके हैं। जो सुनते ही हानली समझ गया कि अब जल्दी जंग शुरू हो जाएगी। जिसके बाद हानली की मुलाकात हुई सीनियर लियू, जुआन और जोंग के साथ। सीनियर लियू और जोंग तो हानली की इम्प्रूवमेंट से काफी ज्यादा खुश थे, मगर जुआन नाम का बंदा हानली से रूडली बात करके वहाँ से ही चला गया। जोंग बता रही थी कि जुआन डोंगशुआन से प्यार करता है, मगर वो काफी दिनों से उससे ढंग से बात भी नहीं कर रही। डोंगशुआन का नाम सुनते ही हानली को पुरानी बातें याद आ जाती है कि कैसे वो दोनों यान सिटी से एक साथ भागने में कामयाब हुए। साथ ही साथ जोंग हानली से कह रही थी कि तुम अभी तक डोंगशुआन से मिलने नहीं गए, इसलिए वो तुम पर काफी ज्यादा नाराज है। मगर हानली उन्हें क्लियर कर देता है कि उसके और डोंगशुआन का रिश्ता एक कल्टीवेटर के परे कुछ भी नहीं। जिसके बाद हानली अपने मास्टर से मिलने पहुंच गया। वो देखता है कि एल्डर ली हुआ वांग नाम के बंदे के साथ झगड़े कर रहे हैं। दरअसल वांग ट्रेजर स्टोर का ओनर था और उसने येलो मैपल वैली को काफी सारे ट्रेजर ज्यादा प्राइस पर बेच दिए और इसी वजह से मास्टर ली हुआ उसके साथ झगड़े कर रहे थे। तो वांग भी उन पर भड़क गया। वो कह रहा था कि ट्रेजर बनाने में ढेर सारा पैसा खर्च होता है, मगर तुम्हें तो उससे कोई लेना देना नहीं। हानली को वांग को देखते ही याद आया कि उसने कुछ टाइम पहले ही वांग से ढेर सारे ट्रेजर खरीद लिए थे। उस वक्त हानली ने वांग को अपना नाम ली फेयू बताया था, तो हानली उम्मीद करता है कि ये बंदा उसे नहीं पहचानेगा। जिसके बाद वो भी पैट्रियर्क के पास बैठकर इन दोनों की झगड़ों का मजा लेने लगा। वेल ये दोनों पुराने दोस्त थे, तो इनके झगड़े भी सारे पुरानी टॉपिक को निकाल कर ही हो रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों के पुराने सारे गड़े मुर्दे बाहर आ गए, इसलिए पैट्रियर्क बीच में दखल देते हुए कहने लगे कि तुम दोनों झगड़े करना बंद कर दो, वरना मैं तुम दोनों को पनिश करूंगी। जिस पर एल्डर ली हुआ कहते ठीक है, मैं इसके साथ फाइट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे इसे हराना है। तो लोग तुरंत एक गेम स्टार्ट कर देते हैं। मीनवाइल पैट्रियर्क हानली को बता रही थी कि डोंगशुआन यान सिटी से वापस आते ही काफी ज्यादा हंगामा करने लगी। वो जिद कर रही थी कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए यान सिटी जाना चाहिए, लेकिन तब तक हमें तुम्हारा लेटर मिल चुका था। तुमने उस लेटर में क्लियरली लिखा था कि तुम महफूज हो, इसलिए हम भी थोड़ा बहुत रिलैक्स हो गए। तो हानली उसे बताने लगा कि यान सिटी से बाहर निकलते वक्त मेरी कुछ डिमोनिक कल्टीवेटर के साथ मुलाकात हुई। उनके साथ फाइट करने के बाद मुझे कुछ एलिक्सर्स मिल गए थे, जिन्होंने मेरी पावर को काफी हद तक इंक्रीज करने में मेरी मदद की। तभी मास्टर ली हुआ कहने लगी कि मेरा डिसाइपल मेरे जैसा ही लकी और पावरफुल है, इसकी किस्मत हमेशा इसका साथ देती आई। जिस पर वांग कह रहा था कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, तुम्हारे जैसा यूजलेस बंदा तो मैंने आज तक नहीं देखा था, और ये लो तुम एक बार फिर से हार गए। अब इनके ऐसे ही नोकझोंक चलती जा रही थी। मीनवाइल हमें कुछ डिमोनिक कल्टीवेटर दिखाए जाते हैं, जिन्हें एक बंदी ने अपनी मैजिकल फैन से बुरी तरह से घायल किया। वेल ये है डोंगशुआन, जिसने हानली से बिछड़ने के बाद खुद को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। वो तो बड़े ही कूल अंदाज में उन सभी को 1 बाय 1 खत्म करते हुए अपने फैंस को कलेक्ट कर लेती है। वो कह रही थी हानली तुम एक साल में एक दफा भी मुझसे मिलने नहीं आए, तो देखो मैंने तुम्हारा सारा गुस्सा इन लोगों पर उतार दिया। जिसके बाद हमें 1 साल पहले की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर डोंगशुआन यान सिटी से वापस लौटते ही अपनी मास्टर यानी कि पैट्रियर्क से कह रही थी कि हमने जल्दी से जाकर हानली को बचाना चाहिए, मगर उसकी मास्टर कहती कि हमें हानली का लेटर मिल चुका है। वो यान सिटी से जैसे तैसे खुद को बचाकर फ्रंट लाइन पर तैनात हो गया। वहाँ पर वो हमारे 7 सेक के लोगों के साथ मिलकर डिमोनिक कल्टीवेटर को खत्म करने का काम कर रहा है। ये सुनकर डोंगशुआन काफी ज्यादा खुश हो गई। वो भी अब हानली के पास फ्रंट लाइन पर जाना चाहती थी, मगर मास्टर ने उसे रोक लिया। वो कह रही थी कि तुम हानली को भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। इस खतरनाक जंग में वो बंदा ज्यादा दिनों
दिनों तक सरवाइव नहीं कर सकता। साथ ही साथ हानली से दूर करने के लिए पैट्रियार्क ने डोंगशियान को 1 साल के लिए क्लोज डोर कल्टीवेशन करने का हुक्म दिया, जिससे डोंगशियान का दिल टूट जाता है। मगर फिर भी उसे उम्मीद थी कि वो जल्दी हानली से मिल पाएगी। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। यहाँ पर डोंगशियान को डिमोनिक सेक्ट का खेमा नजर आया तो छुपकर उनकी सारी बातें सुनने लगी। वो देखते कि जोंगू वांगचान की काफी ज्यादा तारीफें कर रहा था, जो सुनकर वांगचान भी पक गया। अब वो जोंगू से सीधा ली फेयू यानी कि हानली के बारे में पूछने लगता है। मगर जोंगू कह रहा था कि यंग मास्टर, हमने उसे ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश की, मगर वो बंदा अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा। इधर डोंगशियान वांगचान की नजरों में बिल्कुल भी आना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। मगर वांगचान को उसके वहाँ होने का एहसास हो चुका था, इसलिए उसने तुरंत ही अपनी इवल एनर्जी में उसे ट्रैप कर दिया। वांगचान को उसे देखते ही याद आता है कि यही बंदी ली फेयू के साथ यान सिटी में आई थी। साथ ही साथ वो डोंगशियान को बुरी नजरों से घूरने लगा। वो कहता है, वाह, इस बार तो मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। जिसके बाद वो डोंगशियान को कैप्चर कर लेता है। इधर जोंग अपनी सीनियर लियू को बड़े ही प्यार से घूरी जा रही थी और उसी वक्त जुआन को एक संदेशा मिला, जो लेकर वो सीधा पैट्रियार्क के पास आ जाता है। उन्हें खबर मिली थी कि डोंगशियान को डिमोनिक कल्टीवेटर्स ने कैप्चर किया है। इस खबर से तो पैट्रियार्क काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि मुझे जल्दी डोंगशियान को ढूंढना होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से रवाना हो जाती है। उनके वहाँ से जाते ही मास्टर ली हुआ वांग से कहने लगे कि हम दोनों ने पैट्रियार्क के साथ ही ये सेक्ट ज्वाइन किया था और हम तीनों ने वादा किया था कि हम हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, मगर तुम कोर फॉर्म नहीं कर पाई, इसलिए तुमने कल्टीवेशन को क्विट कर दिया। और रही बात मेरी, तो ना ही मैं टॉप पर जा पाया और ना ही नीचे रह पाया, इसलिए मैंने अपना डिसाइपल सिलेक्ट किया ताकि वो मेरे सपनों को पूरा कर पाए। आज मैं पैट्रियार्क को सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन मैं उतना पावरफुल नहीं हूँ। जिस पर वांग कहता है, मैं जानता हूँ तुम पैट्रियार्क को पसंद करते हो, मगर इतने सालों से तुमने कभी अपनी दिल की बात उनसे नहीं कही। अगर तुम अपने दिल की बात भी नहीं कह पाते तो फिर तुम्हारी इस इमॉर्टलिटी की चाह रखने का कोई फायदा नहीं। तुमसे अच्छा तो मैं हूँ जो हमेशा अपने दिल की करता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगे तो हानली भी उनसे बात करने के लिए उन्हें फॉलो करता है, क्योंकि उसे ये चेक करना था कि एल्डर वांग ने उसे पहचाना या नहीं। और तभी एल्डर वांग उसे अपनी शॉप का वीआईपी टोकन देखकर कहने लगे कि इसे दिखाकर तुम कोई भी ट्रेजर डिस्काउंट पर खरीद सकते हो। और हाँ, मैं जानता हूँ कि लास्ट टाइम तुम मास्क पहनकर मेरे शॉप में आए थे, लेकिन देखो मैंने तुम्हें पहचान लिया। हानली भी ये सुनकर थोड़ा सा शॉक हो गया था कि वांग ने उसे बस आवाज से कैसे पहचाना होगा। जिसके बाद हमें वांगचान की गैरेज दिखाई गई, जहाँ पर वो बस डोंगशियान को घूरे जा रहा था, जो देखकर वो कहने लगी कि तुम एक डीमन हो। पिछली बार भी तुमने कई सारे लोगों को मार दिया था, इसलिए मुझे वो टॉर्चर करने से अच्छा है तुम मुझे खत्म ही कर दो। जिस पर वांगचान कह रहा था कि मैं कोई डीमन नहीं हूँ, सच बताओ तो हम दोनों रिलेटिव्स हैं, और ये बात मैं पिछली बार ही तुम्हें बताना चाहता था, मगर उस ली फेयू ने मुझे तुम्हारे साथ बात करने से पहले ही भगा दिया। जिस पर डोंगशियान कह रही थी कि ना, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अगर यहाँ पर मेरी कोई फैमिली है तो वो है बस रेड विस्की फेरी। अगर तुम नहीं चाहते हो कि वो मुझे बचाने यहाँ आए तो जल्दी से मुझे रिहा कर दो। और तभी वांगचान डोंगशियान के गले में पहना हुआ जेड पेंडेंट निकाल लेता है। वो कह रहा था कि तुम्हारे मास्टर ने पेंडेंट तो तुम्हें पहनने के लिए दे दिया, मगर ये नहीं बताया कि इसका हमारी फैमिली के साथ क्या कनेक्शन है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे मास्टर अभी भी डीमन यून लो को भूल नहीं पाई। अभी डीमन यून लो कौन है ये फिलहाल तो हमें बताया नहीं गया, मगर वांगचान डोंगशियान से प्रॉमिस करता है कि एक बार तुम हमारे क्लान आ जाओ तो तुम्हें सारी कहानी समझ आएगी, और फिर तुमने मुझे थैंक्स नहीं बोला तो मेरा नाम बदल देना। जिसके बाद उस जोंगू से कह रहा था कि जल्दी से पैट्रियार्क यून लो को खबर भिजवाओ कि उसके लिए काफी स्पेशल तोहफा आने वाला है। वही दूसरी तरफ हम नांगोंग को देख पाते हैं, जिसे उसकी जूनियर बता रही थी कि हमारे सीनियर जुआन जिन्होंने यान फैमिली के माइन पर कब्जा किया था वो अचानक से गायब हो चुके हैं। शायद वो समझ गए कि अगर वो हमारे सेक्ट में वापस आए तो उन्हें पनिश किया जाएगा। गाइस, ये दोनों उसी जुआन के बारे में बात कर रही थी जो कि माइन के अंडरग्राउंड एरिया में हानली के साथ था। इन्हें तो पता ही नहीं कि जुआन का चैप्टर तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। इधर हानली के मास्टर उसे कैपिटल भेजना चाहते थे। वो हानली को एक कहानी सुनाने लगे। वो कहते हैं कि जब मैं यंग था तब एक सीनियर ने मुझे मॉन्स्टर से बचा लिया, मगर फिर कुछ टाइम बाद ही उस सीनियर की एक ट्रायल में मौत हो गई। मैं उनका फेवर रिटर्न करना चाहता था, तो इसलिए मैं उनके बेटे से मिलने गया, मगर उसके पास स्पिरिचुअल रूट्स ना होने की वजह से वो कभी कल्टीवेट नहीं कर सकता था। तो मैंने उसे प्रॉमिस किया कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक उनकी फैमिली को हमेशा सपोर्ट करूंगा, और तब से लेकर आज तक मैं उस फैमिली को सपोर्ट करता आया हूँ, और मेरे ख्याल से ये उनके फैमिली की चौथी जनरेशन होगी। फिलहाल उनका मेंशन जू कंट्री में है और वहाँ पर डिमोनिक आर्मी जरूर से अटैक करेंगी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बिहाफ में वहाँ जाकर उस फैमिली को प्रोटेक्ट करो। इसलिए हानली तुरंत ही उनकी बात मान जाता है, मगर वो कहता है मास्टर फिलहाल हमारे साथों से एक डिमोनिक सेक्ट के साथ जंग करने की
कगार पर है, तो हमें डिमोनिक कल्टीवेटर को मारने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं फ्रंट लाइन छोड़कर नहीं जाना चाहता। मगर मास्टर ली हुआ जानते थे कि हानली हर बार की तरह उनसे कोई रिवॉर्ड ऐंठने की फिराक में है, तो कहते हानली हमारे पास पावरफुल कल्टीवेटर्स है, इसलिए तुम जंग की फिक्र मत करो। मगर हानली जानबूझकर उन्हें ऐसा दिखा रहा था कि वो 7 सेक्ट की काफी ज्यादा परवाह करता है, जिसके चलते मास्टर लियुआ कहते हानली अगर तुम जू कंट्री गए तो मैं इसे मिलिट्री सर्विस में ऐड कर दूंगा, ताकि वापिस आने के बाद तुम्हें अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल जाए। ये सुनकर तो हानली तुरंत ही अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करने लगा। मास्टर लियुआ सोचते कि ये बंदा फ्री में कभी कोई काम नहीं करता, जिसके बाद वो हानली को बताते हैं कि आज यहाँ पर मास्क मून सेक्ट के लोग भी आने वाले हैं, वो अपनी टीम को यहाँ छोड़कर वापस जाएंगे, तो तुम भी उनके साथ ही फ्लाइंग बोट में जू कंट्री चले जाओ। बस एक बात याद रखो, तुम्हें मास्क मून सेक्ट के लोगों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, अब जल्दी से जाकर मिशन पूरा करके वापस आ जाना। तो हानली ने जल्दी से जा की पैकिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर में उससे मिलने के लिए मिस चेन पहुंच गई थी। वो उसे बताती है कि तुम कल्टीवेशन में काफी ज्यादा आगे निकल चुके हो, लोग तो तुम्हारी तारीफें करते नहीं थकते। खैर ये तो हुई तुम्हारी कल्टीवेशन की बात, अब मैं सीधा मुद्दे पर आती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी चेन फैमिली के साथ जुड़ जाओ। इधर मास्क मून सेक्ट की नांगोंग भी फ्रंट लाइन पर पहुंच चुकी थी। उसे उम्मीद थी कि यहाँ पर उसकी हानली के साथ मुलाकात जरूर होगी। इधर हानली मिस चेन से कह रहा था कि वो इतना क्वालिफाइड नहीं कि चेन फैमिली को ज्वाइन करे, इसलिए वो मिस चेन को उसके स्पिरिचुअल स्टोन्स वापस देने की कोशिश करता है। लेकिन मिस चेन कह रही थी कि तुम्हें बस 3 सालों के लिए हमारे क्लैन में रहना होगा, उसके बाद तुम जहाँ मर्जी वहाँ जा सकते हो। और उसी वक्त हानली की नजर पड़ी नानगोंग पर। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस बंदी को फेस कैसे करेगा। साथ ही साथ नानगोंग ने देख लिया कि हानली स्टोन्स की बैग मिस चेन को दे रहा है, तो उसे लग रहा था कि शायद ये बंदी हानली की गर्लफ्रेंड होगी। अब अगले सीन में हमें मास्क मून सेक्ट की कैरेज दिखाई जाती है, जिसमें सवार होकर हानली जू कंट्री की तरफ रवाना हो गया। उसे पता था कि नानगोंग उसके रूम के टॉप वाले रूम में है। इधर नानगोंग अभी भी मिस चेन के बारे में सोचकर गुस्से में लाल हो रही थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि हानली किसी और बंदी के साथ बात करे, इसलिए वो जल्दी से मिरर में जाकर खुद की खूबसूरती को चेक करने लगी। और तभी उसे सारी पुरानी बातें याद आने लगी कि कैसे हानली ने उसे प्रोटेक्ट किया था, और फिर बाद में वो लोग इंटीमेट हो गए। इधर हानली को लग रहा था कि पिछली बार उन दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ उसके लिए नानगोंग उसे जान से भी मार सकती है। आफ्टर ऑल उसी की बोट पर था, तो जल्दी से डोर पर फॉर्मेशन सेटअप करता है। उसे तो पता ही नहीं कि नानगोंग तो उसके प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए हानली डिसाइड करता है कि वो जल्दी इस बोट से उतर जाएगा। उसे सबसे पहले तो युन शाओ से मिलना था, ताकि उस माइन में मिले हुए टाइम ट्रैवलिंग की फॉर्मेशन को रिपेयर करने की बात कर पाए। अब हानली डिमोनिक कल्टीवेटर्स से हासिल किए हुए एलिक्सर्स को चेक करने लगा। उसमें उसे इटर्नल यूथ एलिक्सर की रेसिपी मिल जाती है। अगर किसी पर्सन ने उस एलिक्सर को कंज्यूम किया तो वो हमेशा जवान रहेगा। तो हानली जल्दी से अपनी रिफाइनिंग प्रोसेस शुरू करते हुए कुछ यूथ पिल बना लेता है। तब तक उनकी कैरेज यानो सिटी में पहुंच गई थी, तो वो कैरेज में मौजूद बंदी को बताता है कि इस सिटी में उसे कुछ काम है, इसलिए वो आगे का सफर अकेले करेगा। मगर वहाँ से जाने से पहले उसने नानगोंग के लिए गिफ्ट भेजा था, जो कि है इटर्नल यूथ एलिक्सर। इस एलिक्सर का नाम सुनते ही नानगोंग काफी ज्यादा भड़क जाती है। वो कह रही थी कि आखिर वो हानली खुद को समझता क्या है, क्या मैं उसे बुढ़ी नजर आती हूँ जो उसने मेरे लिए हमेशा जवान रहने की पिल भेजी। तो अब थोड़ी बहुत नौटंकी करने के बाद नानगोंग ने हानली के तोहफे को एक्सेप्ट कर लिया। इधर हानली फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए यूनशाओ के शॉप पर पहुंच जाता है, मगर यूनशाओ का शॉप तो बंद था। साथ ही हानली को पता चला कि यूनशाओ एक ऑक्शन में जाने वाला है, तो भी उसी ऑक्शन में पहुंच गया, जहाँ पर काफी सारे मैजिक टूल पर बोली लगाई जा रही थी। वहीं पर इटर्नल यूथ एलिक्सर पिल को भी बेचा जा रहा था, और इस पिल पर सभी लड़कियों ने ही बोली लगाई, क्योंकि उन्हें हमेशा जवान दिखना था। लड़कियों की एक्साइटमेंट देखकर हानली को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कल्टीवेशन की दुनिया में लोग खूबसूरती के इतने दीवाने होंगे। अब सबसे आखिर में बोली लगती है मिलेनियम हर्ब की। उस हर्ब की खुशबू पूरे हॉल में फैल गई थी, और ये हर्ब काफी ज्यादा रेयर था, तो कई सारे लोग उस पर बोली लगाने लगे। मगर तभी वहाँ का डोर ओपन होकर यूनशाओ वहाँ पर आ जाता है। वो सबसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज इस हर्ब को मुझे खरीदने दीजिए। साथ ही साथ वो ऑक्शनियर को 2 फॉर्मेशंस देने का वादा करता है, मगर फिर भी उसे वो हर्ब नहीं मिला। हानली जानता था कि कोई ना कोई यूनशाओ का पीछा जरूर करेगा, ताकि वो पावरफुल फॉर्मेशन उनके हाथ लग जाए, और होता भी बिल्कुल वैसे ही। ऑक्शन की खत्म होते ही 2 कल्टीवेटर्स यूनशाओ पर अटैक करने लगे। यूनशाओ अपने टैलिस्मान की मदद से उन पर हमले किए जा रहा था, मगर वही लोग उस पर भारी पड़ जाते हैं। यूनशाओ के पावरफुल ट्रेजर भी उन्हें रोक नहीं पाए। अब इससे पहले कि वो लोग यूनशाओ को खत्म कर पाए, वहाँ पर हानली पहुंच जाता है। उसने तो कुछ ही पलों में उन दोनों को निपटा दिया। यूनशाओ तो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो हानली को अपनी गर्लफ्रेंड
से मिलवाने के लिए लेकर आ गया। वेल इस बंदी का नाम था रुइन और इसी को बचाने के लिए युनशाओ को मिलेनियम हर्ब की जरूरत थी। लास्ट टाइम हानली ने दिए हुए हर्ब की वजह से रुइन अभी तक जिंदा थी, तो इसके लिए हानली का शुक्रिया अदा करने लगी। अब हानली रुइन को टाइम ट्रांसपोर्टेशन एरी की ड्राइंग शो करता है जो कि उसे माइन में मिली थी। अब रुइन उस ड्राइंग को केयरफुली चेक करने के बाद हानली को बताती है कि इस फॉर्मेशन में बस आपको स्पिरिचुअल एनर्जी डालनी पड़ेगी और फिर एक ही सेकंड के अंदर आप 1000 मील दूर तक ट्रैवल कर सकते हो, मगर इसके लिए तुम्हारे पास टेलीपोर्टेशन टोकन होना जरूरी है ताकि स्पेस में उठने वाले तूफानों से तुम बच पाओगे। मगर थोड़ी देर में उसे पता चला कि उस फॉर्मेशन का एक कॉर्नर ब्रोकन है, तो हानली उससे पूछता है कि क्या तुम दोनों मिलकर इस फॉर्मेशन को रिपेयर कर सकते हो, जिस पर युनशाओ जवाब देते हुए कहने लगा कि इसमें हमें ढेर सारा खर्चा लगेगा, साथ ही साथ काफी सारे मैजिकल आर्टिफैक्ट्स भी। मगर हानली वो सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार था। साथ ही वो युनशाओ से कहता है कि मेरे पास ढेर सारे मिलेनियम हर्ब्स है जिसका यूज करके हम रुइन को हील कर पाएंगे। ये सुनकर तो युनशाओ तुरंत ही इस काम के लिए अग्री हो जाता है और उसी वक्त रुइन हानली को बताने लगी कि मैं ड्रैगन क्राई बॉडी टाइप के साथ पैदा हुई थी, मैं जितना ज्यादा कल्टीवेट करूंगी उतनी ही ज्यादा कमजोर बनूंगी, और वैसे भी हमारे 7 ग्रेट सेक्ट और डिमोनिक सेक्ट के दरमियान जंग होने वाली है, तो हमारा प्राइमरी फोकस होगा सरवाइव करना, इसलिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। जो सुनकर हानली समझ जाता है कि रोआन को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। रोआन को लगता है कि टेलीपोर्टेशन एरी क्रिएट होते ही मैं इन दोनों को मार दूंगा, तो हानली को कुछ भी करके उसे यकीन दिलाना था कि वो उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा। इसलिए हानली उसे बताने लगा कि मैं एक मॉर्टल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे बैटल्स और लड़ाई झगड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं, मेरी किस्मत अच्छी थी कि फॉर्मेशन मुझे मिल गया, इसके रिपेयर होते ही मैं यहाँ से काफी दूर जाना चाहता हूँ। और रही बात आपकी बीमारी की, तो मुझे मेडिसिन का एक्सपीरियंस है और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसी कोई तो जगह जरूर होगी जहाँ पर हम तुम्हारे लिए मेडिसिन ढूंढ पाएंगे, मगर ये पॉसिबल तभी होगा जब वो फॉर्मेशन रिपेयर हो जाए। ये सुनकर युनशाओ तुरंत ही हानली से प्रॉमिस करता है कि वो किसी भी कीमत पर उस फॉर्मेशन को रिपेयर करेंगे। हानली जानता था कि युनशाओ जितना ज्यादा सिंपल और भोला था, रुइन उतनी ही ज्यादा क्रिटिकल, मगर हानली उनसे वादा करता है कि वो रुइन के लिए कोई न कोई मेडिसिन जरूर ढूंढेगा। जिसके बाद हानली ट्रैवल करते हुए सीधा कैपिटल में पहुंच जाता है। वहाँ पर उसकी नजर पड़ी शियार नाम की बंदी पर, जो कि मार्केट में काफी सारी मस्ती कर रही थी। वह ये बंदी ची कंडेंसेशन की 5वें लेवल पर है और उसके साथ उसके ग्रैंडफादर भी थे जिनका नाम है शाओजेन, और ये भी ची कंडेंसेशन के 9वें लेवल पर थे। तभी शियार हानली को चिढ़ाते हुए वहाँ से भाग जाती है, इसलिए हानली शाओजेन से पूछने लगा कि क्या ये आपकी ग्रैंड डॉटर है, मगर शाओजेन को हानली पर शक होने लगा। वो थोड़ा सा अलर्ट हो चुके थे कि आखिर ये बंदा शियार के बारे में क्यों पूछ रहा होगा, इसलिए वो हानली को कंफ्यूजन स्पेल में बाइंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हानली ने उल्टा उन्हें अपने स्पेल में ट्रैप कर दिया। अब जैसे हानली उन्हें रिलीज करता है, वो एल्डर तुरंत ही हानली से माफी मांगने लगे, तो हानली उन्हें खामोश रहने का इशारा करके वहाँ से रवाना हो गया। मगर हानली ने शाओजेन की बॉडी पर अपना मार्क छोड़ दिया था ताकि वो बाद में शाओजेन से इस सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर पाए। अब हानली के वहाँ से जाते ही शाओजेन शियार को बता रहे थे कि ये बंदा डिमोनिक सेक्ट से नहीं बल्कि 7 ग्रेट सेक्ट से बिलोंग करता है। अब तो हम यहाँ पर बिल्कुल भी रुक नहीं सकते। इधर हानली दूर से उनकी सारी बातें सुनकर हंसने लगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि हानली उन्हें कहीं से भी ढूंढ निकाल सकता है। अब हानली सीधा किन मैंशन पहुंच जाता है। वो वहाँ मौजूद सर्वेंट से कह रहा था कि मुझे एल्डर किन से मिलना था, लेकिन वो बंदा हानली को एक मामूली सा मॉर्टल समझकर काफी ज्यादा एटीट्यूड दिखाने लगा, और हानली भी जानबूझकर उसे शो नहीं करता कि वो एक कल्टीवेटर है। अब उसके मजे लेने के बाद हानली उसे एल्डर ली हुआ का लेटर शो कर देता है, जिसे देखते ही उस बंदे की तो बोलती ही बंद हो गई, उसकी तो चाल ढाल ही बदल गई थी। अब वो सीधे मास्टर किन की वाइफ और उनके बेटे फेयू को बताने लगा। वो कहता है कि हानली नाम का बंदा यहाँ आया है। किन फेई को शक हो रहा था कि यह हानली उसके फादर का नाजायज बेटा होगा, जो कि अपने हिस्से की प्रॉपर्टी क्लेम करने यहाँ आया होगा, मगर उसकी माँ उसे डांटती हुई कह रही थी कि तुम्हारे फादर कभी मेरे साथ धोखा नहीं करेंगे। इन दोनों माँ बेटों को तो बस हानली की यहाँ आने का मकसद ही जानना था। इधर हानली की मुलाकात हुई मास्टर किनियान से, जो कि इस फैमिली के हेड है। वली एक मॉर्टल है और इन्हीं के ग्रेट ग्रैंडफादर ने हानली के मास्टर ली हुआ की जान बचाई थी। तो ली हुआ ने जब तक वो जिंदा है तब तक इस फैमिली की देखभाल का प्रॉमिस किया था, और अब जंग के माहौल में इस फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने हानली को यहाँ भेजा है। हानली मास्टर किनियान को इमॉर्टल्स के दरमियान होने वाली वॉर के बारे में तो नहीं बताता, मगर वो कह रहा था कि कुछ दिनों तक मुझे आपके घर में रहना होगा, बस एक बार खतरा टल जाए फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर ही वो तुरंत ही हानली को थैंक्स बोलने लगे। इधर मास्टर किनियान की वाइफ और उनका बेटा छुपकर उनकी बातें सुनने आ गए थे, मगर उनके आते ही ये लोग ऐसे बात करते हैं मानो हानली मास्टर किनियान का दूर का रिश्तेदार
हो, ताकि हानली कल्टीवेटर है ये बात टाउन में किसी को पता न लगे। तो अब फाइनली हानली के किन फैमिली में रहने का इंतजाम किया गया। साथ ही साथ हानली उनके सर्वेंट से टाउन के बारे में इंफॉर्मेशन भी पूछने लगा। तो बंदा बताता है कि कैपिटल 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। रॉयल कोर्ट है नॉर्थ में, रिच एंड पावरफुल लोग साउथ में, ईस्टर्न पार्ट में जमा होता है कैपिटल का ट्रेजर, और वेस्टर्न एरिया में सारे गरीब लोग रहते हैं। खैर मैं उन बेकार लोगों का जिक्र करके आपका दिमाग खराब नहीं करूंगा। अब रात के समय हम शाओजेन को देख पाते हैं, जो कि शियार को लेकर टाउन छोड़कर निकल चुके थे। वो शियार को हानली के बारे में बता रहे थे। वो कहते कि वो बंदा हमारे जैसा रोग यानी कि फ्री कल्टीवेटर नहीं है, और वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि हम उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते। जिस पर शियार कह रही थी कि शायद हमारे पास जो बीस्ट की स्किन है वो बंदा उसे हासिल करना चाहता है, तो हमने उसे वो स्किन दे देनी चाहिए। क्या पता वो बंदा इसके बदले में हमें एलिक्सर या फिर कोई मैजिक टूल दे दे। जिस पर शाओजेन कहने लगे कि बच्ची हम सबके अंदर इनर डिमंस होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो बंदा उस स्किन को लेने के बाद हम दोनों को खत्म कर दे, इसलिए हमने उससे दूर रहना ही सही होगा। वैसे भी हमारे जैसे कई सारे फ्री कल्टीवेटर्स हाल ही में गायब हुए हैं, पता नहीं हमारे साथियों के साथ क्या हुआ, तो हम कोई नई मुसीबत को गले बांध नहीं सकते। अभी दोनों ऐसे ही हानली के बारे में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे थे, और तभी एक बंदा अचानक से उनके सामने कूद जाता है। शियार उसे देखकर काफी ज्यादा डर गई थी, मगर शाओजेन उसे जल्दी से छुपने के लिए बता देते हैं। वेल इस बंदे को देखते ही पता चल रहा था कि ये कोई डिमोनिक कल्टीवेटर होगा। वो अब सीधे शाओजेन पर छलांग लगा देता है, मगर शाओजेन ने बेंड होकर खुद को बचा लिया, और उतने में ही वो बंदा उन पर कूद जाता है। वो उन्हें घसीटते हुए काफी दूर ले जाने लगा, लेकिन शाओजेन अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे दूर हट गए। जिसके बाद उस बंदे पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर वो बंदा तो बिना वेपन के उन पर भारी पड़ गया। वहीं पर शियार ने खुद की ब्रीदिंग को कवर कर लिया था, इसलिए वो बंदा उसे देख ही नहीं पाता। इधर शाओजेन उस बंदे को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उतने में उस बंदे ने सीधे उनके सीने पर छलांग लगा दी, जिससे शाओजेन वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। शियार देख पाती कि शाओजेन अभी भी जिंदा थे, और वो बंदा उन्हें घसीटते हुए अपने साथ ले जा रहा था, मगर वो एकदम खामोश होकर रोती हुई सब विटनेस करती है। अब अगले ही दिन हानली अपना न्यू कॉस्ट्यूम पहनकर उसी जगह पर पहुंच गया जहाँ पर शाओजेन पर फाइनल अटैक हुआ था। हानली समझ जाता है कि जरूर से शाओजेन के साथ कुछ बुरा हुआ होगा, तो वो अपने मार्क की पावर्स को एक्सेस करते हुए उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे विजुअलाइज करने लगा। वो समझ गया था कि जिसने भी शाओजेन पर हमला किया वो बंदा ची कंडेंसेशन के परफेक्ट स्टेज पर पहुंच चुका है, और इसी वजह से शाओ से हरा नहीं पाए। जिसके बाद हानली सीधे पवेलियन ऑफ द ड्रंकन इमॉर्टल नाम के होटल में पहुंच जाता है। वो वहाँ पर बस खामोशी से बैठकर टाउन को केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी एक फ्री कल्टीवेटर पर, जो कि अपनी मुर्गी को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, और तभी वहाँ पर उसके और साथी पहुंच जाते हैं। वेल ये है टीम मेंगशान। वैसे तो इस टीम में टोटल 5 लोग थे, मगर हाल ही में इनका एक साथी लापता हो गया। इधर हानली उन पर ही नजर रखे हुए था, साथ ही साथ वो अपने आसपास साउंड सीलिंग स्पेल भी एक्टिवेट कर लेता है, ताकि इन चारों को उसके होने का एहसास भी ना हो। लेकिन वो लोग भी कुछ कम नहीं थे, उन्होंने भी अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लिया, लेकिन वो लोग हानली को उनकी बातें सुनने से रोक नहीं सकते थे। हानली अपनी थोड़ी एक्स्ट्रा पावर यूज करके उनकी सारी बातें सुन रहा था। उनमें से फर्स्ट एल्डर कहता है पता नहीं हमारे जैसे फ्री कल्टीवेटर पर कौन अटैक कर रहा होगा, इन कुछ ही दिनों में हमारे काफी सारे साथी मिसिंग हैं। जिस पर सेकंड एल्डर कह रहा था कि भाई क्या हमने 7 सिक्स से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट एल्डर इसके लिए मना कर देता है। वो कह रहे थे कि 7 सिक्स फिलहाल 6 डेविल डाओ सिक के साथ जंग की तैयारी कर रहे हैं, वो भला हमारे जैसे फ्री कल्टीवेटर्स की मदद क्यों करेंगे। सो गाइस यहाँ पर मैं फ्री कल्टीवेटर्स के बारे में बताना चाहूंगी। दरअसल ये लोग किसी भी सेक्ट या फिर क्लान से कनेक्टेड नहीं होते, इनकी टेक्निक भी उन्होंने खुद ही डिजाइन की होती है। सिंपल वर्ड्स में ये लोग आजाद परिंदे हैं, इन पर किसी भी सेक्ट के रूल्स लागू नहीं होते। खैर ये लोग कह रहे थे कि शायद हमने कुछ दिन और शांत रहना चाहिए, तभी जाकर हमें पता चलेगा कि आखिर वो लोग है कौन जिन्होंने हमारे साथियों को लापता किया। इधर हानली भी समझ गया था कि जितना वो इस कैपिटल को शांत और चेयरफुल जगह मान रहा था उतनी शांत वो है नहीं। और तभी शियार उससे मिलने पहुंच जाती है। वो हानली से कहने लगी कि भाई प्लीज मेरे ग्रैंडफादर को बचा लीजिए। तो हानली तुरंत ही उनके आसपास साउंड सीलिंग शील्ड बना लेता है, ताकि कोई भी उनकी बातें सुन न सके। शियार ने भी हानली को वही बताया कि उनके टाउन से फ्री कल्टीवेटर्स गायब हो रहे हैं। साथ ही साथ वो हानली को बीस्ट की स्किन वाला मैनुअल भी दे देती है, ताकि हानली उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। तो हानली कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, तब तक तुम सिटी में ही कहीं पर छुपी रहना। अब शियार के वहाँ से जाने के बाद हानली उस अटैकर के बारे में सोचने लगा। वो बंदा सेम डिमोनिक कल्टीवेटर जैसा ही नजर आ रहा था, मगर उसकी कल्टीवेशन मेथड अलग थी। तो हानली को
उसके बॉटम तक जाने के लिए और इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी हो गया। साथ ही साथ होशियार ने दिया हुआ मैनुअल भी चेक करता है। वेल ये है ची सप्रेसिंग स्पेल, जो कि हानली को फिलहाल तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए हानली सीधा घर की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि उसे किन फैमिली के हेड के साथ कहीं पर डिनर के लिए इनवाइट किया था। तो हानली उन्हीं के साथ सीधे जिन रॉयल मैंशन पहुंच गया। मास्टर किन उसे बता रहे थे कि ये प्रिंस जिन का मैंशन है, वो हमारे रूलिंग एम्परर के छोटे भाई हैं, जिस वजह से उनकी पोजीशन भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाल ही में वो एक बड़ी खतरनाक बीमारी से रिकवर हुए, इसलिए उन्होंने ये दावत रखी। यहाँ पर मेहमानों का स्वागत करने के लिए वांग नाम का बंदा पहुँच गया था। यही प्रिंस का खास तौर पर ख्याल रखता है। इधर मास्टर किन भी किन फेई और हानली को वांग से इंट्रोड्यूस करने लगे। हानली तो उस बंदे के हाथ देखकर ही समझ गया था कि ये बंदा कोई मार्शल प्रैक्टिशनर है और इसने लगभग 30 सालों तक प्रैक्टिस की होगी। मॉर्टल वर्ल्ड में कोई कल्टीवेटर मिलना ये कोई आम बात नहीं हो सकती। जरूर से ये बंदा स्किल्ड आर्टिस्ट होगा, लेकिन ये पावरफुल होने के बावजूद भी रॉयल फैमिली में एज ए सर्वेंट काम कर रहा है। तो हानली उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को चेक करने लगा, क्योंकि उसे वांग में कोई न कोई गड़बड़ महसूस हो रही थी। और इस बंदे की एनर्जी वेव्स हानली को काफी ज्यादा अजीब लगी, जो कि सेम उसी बंदे से मेल खाती है जिसने शाओ ज़ेन पर अटैक किया था। और तभी वांग खुद होकर हानली को ग्रीट करता है। वो कहने लगा कि मेरा नाम है वांगी और मैं लांजाओ सिटी से बिलोंग करता हूँ। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे बता दीजिएगा। तभी किन्फ्यू वांग से कहता है कि सीनियर, मैंने आपके 5 कलर सेक की काफी सारी तारीफें सुन रखी है, मगर मेरा भाई हानली यहाँ पर न्यू है, इसलिए उसने आपको सही से ग्रीट नहीं किया, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। जिसके बाद ये सभी लोग मेंशन में दाखिल होने लगे। इधर हानली ने 5 कलर स्पिरिट का नाम सुनते ही उसे मोरुआन की याद आती है। रुआन ने उसे यान सिटी में बताया था कि उसके फादर का पुराना दोस्त वांग 5 कलर सेक्ट से है। उसने हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया और हम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि वो बंदा जिन रॉयल फैमिली का खास सर्वेंट है। तो इस तरह से हानली को वांग के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी आइडिया हो चुकी थी। अब अगले सीन में हमें जी रॉयल मैंशन की दावत दिखाई गई, जहाँ पर लड़कियां डांस करते हुए सबका दिल बहला रही थी। मगर हानली का सारा ध्यान था प्रिंस जिन पर। इस बंदे के पास कोई मैजिक नहीं था, ये तो बस एक मामूली सा मॉर्टल है। वो अब सभी डांसर को वहाँ से जाने के लिए बताकर मेहमानों का स्वागत करने लगा। प्रिंस जिन सबको बता रहा था कि मेरी सीरियस बीमारी की वजह से मैं काफी दिनों से शराब के मजे नहीं ले पाया, इसीलिए आज तो मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा और मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी दोस्त वाइन के मजे ले। आज सबको नशे में धुत होकर ही घर जाना है। जो सुनकर सभी लोग हंसने लगे। साथ ही साथ प्रिंस जिन को रिकवर होने पर मुबारकबाद दे रहे थे। तभी प्रिंस कहता है कि आज यहाँ पर मैंने कई सारे टैलेंटेड यंग लोगों को इनवाइट किया ताकि मैं उनके लिए कुछ स्पेशल काम कर पाऊँ। जिसके बाद वो वांग को बताने लगा कि इमॉर्टल मास्टर को यहाँ पर इनवाइट किया जाए। तो वांग क्लैप्स बजाते हुए इशारा कर देता है। साथ ही साथ उसके तालियां बजाते ही वहाँ की सारी लाइट ऑफ हो गई और तभी एक फायर बर्ड उस दावत में पहुँच गया। वो परिंदा वहाँ पर रोशनी बिखरते हुए सबको इम्प्रेस कर रहा था। हानली जानता है कि भले ही एक रेगुलर फायर बॉल टेक्निक थी, मगर इसे कंट्रोल करने का मैनर हानली को काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगा। जिसके बाद वहाँ पर एक इमॉर्टल मास्टर की एंट्री होती है। उसने आते ही अपने फायर बर्ड को अपने पास बुला लिया। सभी लोग इस मास्टर से काफी ज्यादा खुश हुए थे, सिवाय हानली को छोड़कर। जिसके बाद हमें मेंशन की सर्वेंट्स दिखाई जाती है, जिसमें से एक है मोरुआन। वो यहाँ पर किसी और की फॉर्म में आई हुई थी। अब इसका यहाँ आने का क्या मकसद है, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।